अभी कुछ दिनों से पूरे भारतवर्ष में मोहन भागवत जी के बयान को लेकर के तर्क वितर्क किए जा रहे हैं। पूरे भारत के हर कोने में हर व्यक्ति उसके अलग अलग अर्थ निकाल रहा है, अलग अलग मायने कर रहा है। और हो भी क्यों ना, एक इतनी बड़ी हस्ती तथाकथित राष्ट्रवादी हिंदुत्ववादी संगठन आरएसएस के मुखिया श्री मोहन भागवत जी द्वारा दिया गया बयान, उस पर चर्चा न हो ये तो हो ही नहीं सकता है। उन्होंने ये कहा कि जाति व्यवस्था पंडितों ने बनाई है। इस बात को लेकर के जगह जगह चर्चा हो रही है। इस बात के सब लोग अपने अपने अलग ढंग से मायने निकाल रहे हैं। कुछ लोग इसके राजनीतिक बयानबाजी मान रहे हैं, कुछ लोग इसको हिंदू धर्म का अपमान मान रहे हैं, कुछ लोग सनातन धर्म का अपमान मान रहे हैं। सब मिला करके एक विवाद की स्थिति बनी हुई है। आइए इस पर हम विचार करते हैं कि वस्तुतः यह कथन कितना सही है, कितना प्रासंगिक है, कितना उचित है, कितना अनुचित है, और इतने बड़े संगठन के मुखिया ने ऐसा क्यों कहा होगा। जहाँ तक राष्ट्रभक्ति की बात है तो आरएसएस को या मोहन भागवत जी पर किसी तरह का प्रश्न चिन्ह लगाना उचित नहीं है, परंतु ये कहना कि जाति पंडितों ने बनाई है, ये बात भी कतई उचित नहीं है, नहीं सही है। वास्तव में परमात्मा ने पूरे संसार को बनाया तो इसको दो भागों में बांटा, एक जड़ और एक चेतन। चेतन में सभी प्राणी आते हैं, चाहे वो जलचर हों, थलचर हों, नभचर हों। मनुष्य भी उसी में आता है। पेड़ पौधे, वनस्पतियाँ, जीव जंतु, जंगली जानवर, कुत्ते बिल्ली शेर भालू चीता, सभी ये चेतन जगत में आते हैं। फिर इस चेतन जगत के भी दो भाग किया, एक नर और एक मादा। तो नर और मादा के रूप में भगवान ने इसका वर्गीकरण किया, परमात्मा ने वर्गीकरण किया, ताकि सृष्टि चक्र जो है अनवरत चलता रहे। अब नर और मादा में सब एक दूसरे के बराबर थे, सभी उस परमात्मा के ही संतान हैं। लेकिन दुनिया में रहना है तो कार्य करना है, तो कार्य के हिसाब से कि जो जिस कार्य के लायक था, जो उस कार्य में संलग्न था, उसे वर्ण व्यवस्था का नाम दिया गया, जो कार्य पर आधारित थी, कोई जाति व्यवस्था नहीं थी। और आदिकाल से ही मनु महाराज ने इसे 4 वर्गों में विभाजित कर दिया। जो अध्यापन और अध्ययन का काम करते थे उन्हें ब्राह्मण कहा गया, जो रक्षा करते थे, सैनिक का काम करते थे, सुरक्षा की गारंटी लेते थे, उन्हें क्षत्रिय कहा गया, जो व्यापार व्यवसाय करते थे उन्हें वैश्य, और जो सेवा का कार्य करते थे उन्हें शूद्र कहा गया। ये सब कर्म के हिसाब से था। और ये भी कहा गया कि जन्मना जायते शूद्र है संस्कार दुजते, मतलब हर व्यक्ति जन्म से शूद्र ही होता है, बाद में वो धीरे धीरे प्रगति करके ब्रह्म को प्राप्त हो सकता है, ब्राह्मण बन सकता है। और अगर और ज़्यादा गिर जाता है तो वो मानव से दानव बन सकता है, दैत्य बन सकता है, यहाँ तक और राक्षस बन सकता है। इस तरह से ये वर्ण व्यवस्था बनाई गई कर्म के आधार पर, कार्य के आधार पर। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा है, अध्याय 4 के 13वें श्लोक में खुद भगवान ये कह रहे हैं कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि माम विद्यः कर्तारम व्ययम्। अर्थात भगवान कृष्ण खुद कहते हैं अर्जुन से श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 4 श्लोक 13 में स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि गुण कर्म स्वभाव के हिसाब से मैंने वर्ण व्यवस्था खुद बनाई है। तो यह बात बिल्कुल अक्षरशः सत्य है कि वर्ण व्यवस्था पंडितों ने नहीं बनाई, भाई भगवान ने एक व्यवस्था के लिए खुद बनाई है। अगर आप श्री कृष्ण को मानते हैं, अगर आप श्रीमद् भगवद गीता को मानते हैं, तो आपको ये बात माननी पड़ेगी कि जो उसमें लिखा है वो सही लिखा है। भगवान कृष्ण ने ये चीज़ कही है और यह आदिकाल से चली है और परमात्मा के हिस्से में कहीं ना कहीं है। अब रह गई जाति की बात। तो क्या हुआ है कि हमारा देश हजारों वर्ष तक मुगलों की गुलामी में रहा, सैकड़ों वर्ष तक इसमें अंग्रेज़ों ने राज्य किया। तो इन लोगों ने हमारे देश में फूट डालो राज करो, डिवाइड एंड रोल वाली पॉलिसी अपनाई। इन्होंने ऊंच नीच का भेद बढ़ाया, वर्ण व्यवस्था को जाति व्यवस्था में इन्होंने अघोषित रूप से परिवर्तित कर दिया। कुछ को अपने साथ मिला लिया, कुछ को आपस में लड़ाई झगड़ा कराते रहे, ताकि हम लोग यानी पूरे सनातनी ये पूरे हिंदू धर्म के अनुयायी आपस में लड़ते रहें, ऊंच नीच छुआछूत का भेदभाव मानते रहें और ये अपना राज्य करते रहें।
तो फूट डालो राज करो की नीति के कारण से जो है हमारे देश में जाति प्रथा हावी हुई, छुआछूत ऊंच नीच जैसी बातें हुई। इसे न तो पंडितों ने बनाया है और न ही ब्राह्मणों ने बनाया है। यह जाति प्रथा वर्ण व्यवस्था को मुगलों और अंग्रेजों ने अपने फूट डालो और राज करो डिवाइड एंड रोल पॉलिसी के अंतर्गत उन्होंने बढ़ावा दिया है। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो जो मनीषी उस समय थे तथाकथित, विशेषकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे, उन लोगों ने इस सामाजिक भेदभाव को दूर करने के लिए 10 वर्ष के लिए जातिगत आरक्षण की व्यवस्था कर दी, ताकि इस 10 वर्ष में ये समस्या समाप्त हो जाए, सब लोग अपने कर्म के हिसाब से काम करें, कोई छुआछूत, कोई ऊंच नीच, कोई भेदभाव जाति के आधार पर न रहे। इसलिए उन्होंने 10 साल के लिए आरक्षण की व्यवस्था कर दी। लेकिन उसके बाद जो हमारे राजनेता थे, विशेषकर सत्ता पक्ष वाले या विपक्ष वाले, सब ने इस सामाजिक समरसता के रूप में जो 10 साल का आरक्षण था, इसे उन्होंने अपने वोट बैंक का हथियार बना लिया और हर 10 साल बाद इसे बढ़ाते जा रहे हैं। हर 10 साल में, चाहे वो कोई भी पार्टी सत्ता में रही हो, इन्होंने वोट बैंक का हथियार बना लिया और इस वोट बैंक के हथियार के रूप में ये जाति प्रथा और फलती फूलती जा रही है। आज जाति प्रथा, ऊंच नीच का भेदभाव कहीं नहीं है। इक्का दुक्का कोई घटनाएं भले कहीं दिख जाती हैं, लेकिन जाति धर्म का भेद नहीं है गांव गली चौबारों में, यह केवल फल फूल रहा है संसद के गलियारों में। संसद के गलियारों में ही ये फूल रहा है जाति प्रथा। जाति के नाम पर पूरी योजनाएं बनती हैं, पूरी राजनीति जात के आधार पर बनती है, जात के आधार पर टिकट दिए जाते हैं, जात के आधार पर जो है वोट दिए जाते हैं। वोट बैंक के रूप में से लोगों ने इस्तेमाल कर लिया है। उदाहरण के लिए अगर आप देखेंगे, बिहार में रामविलास पासवान जी का पूरा परिवार जो है पूरे उस पार्टी में कब्जा, लोक जनशक्ति पार्टी में पूरा कब्जा किया हुआ है। पहले रामविलास पासवान जी रहे, उनके धर्मपत्नी रहे, उनके भाई पारस जी रहे, उनका बेटा। इसी तरह लालू प्रसाद यादव, पहले वो मुख्यमंत्री, उनकी पत्नी मुख्यमंत्री, वो उनका बेटा उप मुख्यमंत्री और कुर्सी संभालने के लिए तैयार है। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, डिम्पल यादव और शिवपाल यादव, एक परिवार की पार्टी बनी हुई है। तो ये जो इसी तरह से अपना दल में पत्नी जो है केंद्र में मंत्री, पति जो है राज्य में मंत्री। हमारे छत्तीसगढ़ में इसी तरह की बात थी। बलिराम कश्यप सांसद थे, उनके बेटे दिनेश कश्यप सांसद हुए, उनके बेटे केदार कश्यप मंत्री हुए। तो कहने का मतलब यह है कि कुछ गिने चुने चतुर चालाक लोग इस आरक्षण का फायदा उठा रहे हैं। पूरे देश में अगर सर्वे किया जाए तो मंत्री से लेकर संतरी तक, एक गांव ग्राम पंचायत के पंच से लेकर सरपंच से लेकर जिला पंचायत सदस्य, जिला पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक बीडीसी मेंबर, विधायक, सांसद, मंत्री, सभी जो हैं इन्हें गुने 10% परिवारों के लोग ही सभी जगह छाए हुए हैं, चाहे वो अधिकारी वर्ग में हो और पीढ़ी दर पीढ़ी 70 साल से आरक्षण का लाभ ले रहे हैं। और बाकी 90% से ज़्यादा जैसे थे वैसे अब भी हैं, पहले भी थे वोट बैंक, वे वोट बैंक भी अब भी हैं। रोज कमाना रोज पकाना यही 12मासी है, कहो प्रेम से सब मिल करके हम सब भारतवासी हैं। तो 90% अभी भी पिछड़े दलित हैं। असली दलित बच्चे तक बात पहुंच ही नहीं पाती है, वो खाली वोट बैंक के रूप में उपयोग में आते हैं। बाकी 10% लोग कब्जा किए हैं और राजनीतिक दल इन 10% के माध्यम से अपनी रोजी रोटी सेंक रहे हैं। इसीलिए बार बार जाति जनगणना की बात होती है, जातिगत आरक्षण। अरे काहे कि किस तरह का पिछड़ा वर्ग, जो आदमी मुख्यमंत्री बन गया, जिसका परिवार मुख्यमंत्री बन गया, वो फिर पिछड़े वर्ग कैसे हो गए? और एक पान की दुकान चला रहा कोई तिवारी नाम का लड़का, तो वो बड़ा हो गया। ये कौन सी बात है? विधायक, मंत्री, सांसद, अधिकारी बनने के बाद भी वो अभी भी पिछड़े हैं, दलित हैं। और जो पान का ठेला लगाता है या 1 एकड़ की ज़मीन वाला कोई ब्राह्मण है, ठाकुर है, बनिया है, लाला है, तो अभी वो सामान्य बना हुआ है, बड़ा बना हुआ है। ये जातिगत भेदभाव तो ये संविधान के माध्यम से किया जा रहा, वो भी संविधान ने सिर्फ 10 साल के लिए व्यवस्था दी थी। ये तो राजनीतिक दलों ने अपने वोट बैंक की राजनीति के लिए इसे जो है फल फूल रहे हैं। कहते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन पूरी योजनाएं सिर्फ जाति के आधार पर बनती हैं और जो चतुर चालाक लोग हैं वो इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। मैं पूछता हूं कि 70 साल में, इसे पूछना चाहिए, बड़े बड़े बुद्धिजीवी राष्ट्रवादियों को पूछना चाहिए कि 70 साल में कितने दलित वर्ग के लोगों को हमने पिछड़ा वर्ग बनाया और कितने पिछड़ों को हमने अगड़े श्रेणी में वर्तित किया। 70 साल में एक भी परिवार मेरे ख्याल से न तो दलित से पिछड़ा बना है, न ही पिछड़े से सामान्य वर्ग में वर्गीकृत हुआ है, बल्कि आज तो होड़ लगी है अगड़े से पिछड़े में जाने की, पिछड़े से दलित में जाने की आज होड़ लगी हुई है। तो कितनी बड़ी विडंबना है कि जहाँ लोगों को विकास करना चाहिए वहाँ लोग आरक्षण के नाम से अपने आप को जो है पिछड़ा घोषित करने में लगे हुए हैं। और पूरी देश की राजनीति जो है इसी पर, जाति पर आधारित है। और मोहन भागवत जी कह रहे हैं कि जाति प्रथा पंडितों ने बनाई है।
हम जानते हैं मोहन भागवत जी की पीड़ा यही है कि जाति प्रथा जो है भारत में खतरनाक है, और बहुत से राष्ट्रवादी, बहुत से बुद्धिजीवी भी इस चीज़ को मानते हैं कि भारत में जाति प्रथा बहुत खतरनाक है। लेकिन इसके लिए पंडितों को दोष देना उचित नहीं है, बल्कि इसके लिए जो वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था है इसको दोष देना चाहिए। अगर सुधार करने की कहीं गुंजाइश है तो संविधान में 10 साल के लिए था तो 10 साल बाद इसे समाप्त होना चाहिए था। आज 70 साल बाद तो इसे समाप्त कर ही सकते हैं। जो बिल्कुल अतिशय गरीब हैं, निश्चित रूप से पिछड़े हैं, या मान लो कोई विधवाएं हैं, दिव्यांग है, यतीम हैं, अनाथ बच्चे हैं, इनको कुछ विशेष सुविधाएं दे करके इनको मुख्य धारा में लाने का काम करना चाहिए। लेकिन जाति के आधार पर जो पीढ़ी दर पीढ़ी 70 साल से लोग आरक्षण का लाभ ले रहे हैं, जिससे देश का विकास बाधित हो रहा है और अछड़ी और गरीबी हट नहीं रही है, असली पीड़ित वंचित शोषित लोग इसका लाभ नहीं मिल रहा है, तो इस व्यवस्था को बनाए रखने का क्या औचित्य है? जब तक जातिगत आरक्षण जारी रहेगा तब तक जाति व्यवस्था देश में खत्म नहीं होगी। इस बात को समझना चाहिए, इस बात की चिंता करनी चाहिए और इस बात पर ही कार्य करना चाहिए। और जहाँ तक एक और बड़ी भारी विडंबना देखिए कि जो भी अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, मान लीजिए, तो वो वोट बैंक के नाम पर तो एक हो जाते हैं कि हम जो है एसटी वर्ग में आते हैं, लेकिन कभी भी उनके यहाँ कोई रोटी बेटी के संबंध नहीं होता है। उदाहरण के लिए मध्य प्रदेश में प्रजापति जाति है, वो भी अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आते हैं। एक सफाई कर्मचारी भी अनुसूचित जनजाति में आता है, एक मोची का काम करने वाला भी अनुसूचित जनजाति में। लेकिन आज तक एक भी उदाहरण आपको ऐसा नहीं मिलेगा किसी प्रजापति समाज के व्यक्ति ने अपनी बेटी का विवाह किसी डोम के यहाँ या किसी चर्म के यहाँ किया हो, या उनकी बेटी को अपनी बहू बनाया हो, या उनके बेटे को अपना दामाद बनाया हो। एक भी ऐसा आपको नहीं मिलेगा। इसी तरह आदिवासियों में भी, गोंड भी आदिवासी में आते हैं, एसटी वर्ग में आते हैं, बैगा भी आते हैं, कोल भी आते हैं। लेकिन आज तक एक भी ऐसा उदाहरण नहीं मिला होगा कि किसी गोंड भाई ने अपने किसी बैगा या कोल की बेटी को अपनी बहू बनाया हो, या किसी कोल या बैगा के बेटे को अपना दामाद बनाया हो। ये नहीं है। ये लोग कभी रोटी बेटे के भेजने के सिर्फ वोट के नाम पर एक हो जाते हैं, और लोग बाग जो हैं, जो बेचारे भोले भाले वाकई में असली पीड़ित वंचित लोग हैं, वो इनके बहकाव में आ जाते हैं और इनको वोट दे देते हैं। इनकी राजनीति चल रही है। तो मोहन भागवत जी को या जिस भी राष्ट्रवादी को, जिस भी सनातनी को अगर चिंता है जात पात खत्म करने के लिए, तो बजाय पंडितों को या ब्राह्मणों को दोष देने के इस संवैधानिक व्यवस्था की, जिसे लोगों ने वोट बैंक का हथेरा बना, इस पर कार्य करना चाहिए। इसकी समीक्षा होनी चाहिए, इसमें सुधार होना चाहिए। जातिगत आरक्षण बंद करके कुछ हद तक आर्थिक रूप से जो अपंग हैं, दिव्यांग हैं, उम्रदराज महिलाएं हैं, परित्यक्ता हैं, विधवा हैं, उनके लिए कुछ विशेष व्यवस्था की जाए ताकि उनका विकास हो, मुख्य धारा में शामिल हो, और बाकी देश का विकास बाधित न हो। आरक्षण के चलते जो है योग्य व्यक्ति को मौका नहीं मिल पा रहा है, देश खोखला हो रहा है। आज देश विश्वगुरु था, अगर आज जातिगत आरक्षण समाप्त हो जाए तो आज पुनः हमारा देश विश्वगुरु बन सकता है। अस्तु जितने भी राष्ट्रवादी हैं, शुभ चिंतक हैं, उन सबको जो है इस दिशा में प्रयास करना चाहिए कि जात पात का भेदभाव निश्चित रूप से खतरनाक है, लेकिन उसके लिए जातिगत आरक्षण की जो व्यवस्था है उसे अब समाप्त कर देना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।